शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर साबिक मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा जसवंत सिंह का इंतकाल हो गया है। जी हां, साबिक मरकजी वजीर जसवंत सिंह आज सुबह इंतकाल कर गए। 82 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वो मरकजी वजीर रहे हैं और जसवंत सिंह ने 82 साल की उम्र में आज सुबह आखिरी सांस ली। वजीर आजम और दीगर सियासी रहनुमाओं की तरफ से दुख का इजहार किया गया है। जसवंत सिंह पिछले 6 वर्षों से काफी बीमार चल रहे थे और बीजेपी के सीनियर लीडर जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वजीर दिफा रह चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह के इंतकाल पर अपने रंजोगम का इजहार किया और नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह के इंतकाल पर ट्वीट करते हुए कहा कि जसवंत जी ने हमारे मुल्क की खिदमत पूरी मेहनत से की, पहले एक फौजी अफसर के तौर पर, इसके बाद सियासत के साथ अपनी तवील वाबस्तगी के दौरान, अटल जी की हुकूमत के दौरान उन्होंने अहम महकमों को संभाला और मालियात, दिफा और खारजी उमूर में एक मजबूत छाप छोड़ी। उनके इंतकाल से मैं दुखी हूँ, वज़ीर आज़म का ट्वीट सामने आया। वहीं वज़ीर आज़म मोदी ने यह भी कहा कि जसवंत को सियासत और समाज के मामलों पर उनके मुनफरिद नुक्ता नज़र के लिए याद रखा जाएगा। बीजेपी को मजबूत बनाने में अपना ताउन दिया, ये वज़ीर आज़म का कहना है। आज 82 साल की उम्र में जसवंत सिंह जिनका इंतकाल हुआ, मैं उनके साथ हुई बातचीत को हमेशा याद रखूंगा। वज़ीर आज़म की तरफ से जो ट्वीट किया गया, उनके कुंबे और हामियों की तई ताज़ियत। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना और दीगर तमाम लीडरान के साथ साथ उनके साथी, उनके ज़िंदगी में कई ऐसे उनके दोस्त जो आज अभी इस दुनिया में मौजूद हैं, उन लोगों की तरफ से भी आज इजहार ताज़ियत किया जा रहा है। 82 साल की उम्र में एक तजुर्बाकार सीनियर रहनुमा, अहम चेहरा रहे। साल 1996 से 2004 तक अपनी खिदमत जिनने अंजाम दी, मुल्क के अहम शोबों के साथ वाबस्तगी रही। और जब भारत पर अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों का मामला जब सामने था, तो उस वक्त जब आयत पाबंदी के बीच उन्होंने जिस तरीके से भारत की बात रखी थी, बेबाक अंदाज में वो मामलात को पेश करते थे, उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और कई शख्सियात मानती हैं कि ये एक बड़ा नुकसान जिसकी तलाफी करना नामुमकिन है। जसवंत सिंह जिनके इंतकाल से गहरा दुख हुआ है, ये ट्वीट अब वज़ीर दिफा की तरफ से भी सामने आया है। कई महकमों में मुल्क की खिदमत की। साल 2014 में सर पर चोट लगने के बाद वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 7 अगस्त 2014 को जसवंत सिंह बाथरूम में गिर गए थे और इसी दौरान उनके सर पर संगीन चोट आई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली की फौज के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में R&R अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज चलता रहा और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि तब से वो कोमा की हालत में थे। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। चलिए बढ़ते आगे। बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जिनने आज एक बार फिर, यानी हर महीने के आखिर में आप देखते हैं आखिरी हफ्ते में उनका प्रोग्राम मन की बात, रेडियो पर नश्र होने वाला ये प्रोग्राम आज का एक और खास एडिशन। इसमें उन्होंने किसानों, नौजवानों की बात की और दूसरी तरफ हुनरमंद लोगों की, आर्टिस्ट की बात हुई। साथ ही साथ उन लोगों की भी बात की गई जिन्होंने कोविड-19 की वबाई सूरत हाल में अपनी खिदमत अंजाम दी है। कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है, तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है। लेकिन इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, कैसे रहना, समय कैसे बिताना, हर पल खुशी भरी कैसे हो, तो कई परिवारों को दिक्कतें आई। और उसका कारण था कि जो हमारी परंपराएं थे, जो परिवार में एक प्रकार से संस्कार सरिता के रूप में चलती थी, उसकी कमी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत से परिवार हैं जहां से सब कुछ खत्म हो चुका है और इसके कारण उस कमी के रहते हुए इस संकट के काल को बिताना भी परिवारों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या थी, हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते हैं। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है और जब नहीं होती हैं तो कितनी कमी महसूस होती है। ऐसी ही एक विधा, जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग,
साथियों, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। वेयर देयर इज ए सोल देयर इज ए स्टोरी। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती हैं, उसे प्रकट करती हैं। कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है, तब देखें। मैं अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक एक परिव्राजक के रूप में रहा। घुमंत ही मेरी जिंदगी थी। हर दिन नया गांव, नए लोग, नए परिवार। लेकिन जब मैं परिवारों में जाता था तो मैं बच्चों से जरूर बात करता था और कभी कभी बच्चों को कहता था कि चलो भाई मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो मैं हैरान था। बच्चे मुझे कहते थे, नहीं अंकल, कहानी नहीं, हम चुटकुला सुनाएंगे। और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाओ। यानी उनको कहानी से कोई परिचय ही नहीं था। ज्यादातर उनकी जिंदगी चुटकुलों में समाहित हो गई थी। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है। इसे विल्लू पाठ कहा जाता है। इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है। भारत में कठपुतली की जीवंत परंपरा भी रही है। इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियां एवं कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं। मुझे gaathastory.in जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं। अमर व्यास IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद विदेशों में चले गए, फिर वापिस आए। बात अब कोविड-19 की। मुल्क के अंदर एक बार फिर कोविड-19 का कहर देखा गया है। 1 लाख के करीब लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सूरत हाल जूं की तू नजर आती है। बड़ी तादाद में आलमी वबा के इस कहर के बीच हिंदुस्तान में भी केसेस सामने आने लगे हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी सूरत हाल जूं की तू नजर आती है, जहां पर एक बार फिर बड़े केसेस सामने आए। और इस बीच आपको बताते चलें कि जहां पर मुल्क के अंदर इस वक्त मुतासरीन की तादाद पहले ही 30 लाख से तजावुज कर गई है, अब मरने वालों की तादाद भी 1 लाख के करीब पहुंचने वाली हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जहां पर इंतजामिया की जानिब से तमाम तर कोशिशें की जाती हैं, बावजूद उसके किसी तरह का फिलहाल कंट्रोल होता दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी तादाद में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद सामने आ रही है। और आज ताज़ा तरीन केसेस की मुल्क के अंदर बात करें तो 24 घंटों के दौरान 1124 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद मुल्क के अंदर करीब 1 लाख पहुंच गई है। और मुतासरीन की तादाद गुज़श्ता दिनों के मुकाबले आज भी कोई कम नहीं है। 88,600 आज भी कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं। और इस तरीके से अब तक जो तादाद मुल्क के अंदर पहुंच चुकी है वो 59,92,533 तक पहुंची है। एक्टिव केसेस भी 10 लाख के करीब है। और वो लोग जो सेहतियाब हो चुके हैं, रोबा सेहत होकर घरों के लिए रवाना कर दिए गए हैं, 49,41,600 से ज़्यादा इनकी तादाद है। वहीं 90,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत मुल्क के अंदर। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी नए केसेस 24 घंटों में 1200 से ज़ायद केसेस, 20 से ज़ायद अमवात और 1100 के पार ये तादाद अब मलिकीन की पहुंच चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बीच अस्पतालों के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। महकमा सेहत की कारकर्दगी पर उठे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज उन सभी अवाम के मसाइल या अवाम के जो सवालात थे वो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतुल डुलू से आज
खुसूसी प्रोग्राम सलाम जीके में पूछे और उनका वो जवाब जिसमें उन्होंने कहा कि हालात रफ्ता रफ्ता ठीक हो रहे हैं, उनके एंड से कोशिशें की जा रही हैं। और दूसरा ये सवाल भी उनसे हमने पूछा कि जो एम्बुलेंसेज का, प्राइवेट एम्बुलेंसेज का मनमानी और दो हाथों से लूटने का काम इस वक्त चल रहा है, उसको काबू में करने के लिए क्या कुछ महकमा सेहत कर रहा है। तो उनका जवाब था, जी जैसा आप कहते हैं कि सिचुएशन तशवीशनाक है, वैसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जैसे जब से ये टेस्टिंग हमने बढ़ा दी जी, पहले तो हम मानो जम्मू प्रोविंस में कोई कुल मिलाकर कोई 4000 या 5000 टेस्ट होते थे। आज वो बढ़कर आंकड़ा 12000 13000 का तक हो गया है पूरा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, पहले हम कोई 10,000 टेस्ट करते थे, अब हम 27,000 टेस्ट करते हैं। तो केसेस तो सामने आएंगे जी। तो केसेस हमारे पास जो सामने आ रहे हैं, उसके लिए जो प्रिपेयर्डनेस है, अब उसकी बात पर आते हैं जी। तो वो जैसे मेडिकल कॉलेज की बात पिछले दिनों कुछ न्यूज में भी रही है, उसका जायजा लिया गया है। तो जो सुधार करने की जरूरत थी वहां पर, वो सुधार के स्टेप्स उठाए गए हैं जी। वहां के ऑक्सीजन सप्लाई को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कई इक़दाम उठाए गए हैं और उसके नताइज जो है वो बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। तो उसके अलावा कंट्रोल रूम एक बनाया गया है जिस कंट्रोल रूम से मरीजों को फोन किया जाता है, मरीज या मरीज का अटेंडेंट जो हो उसको फोन किया जाता है और पूछा जाता है आपको किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है। अगर इन जो कंप्लेंट्स, जो ग्रीवेंसेस हैं पेशेंट्स की, उनकी ओर नजर दें तो पिछले हफ्ते में 10 दिन में इसमें काफी सुधार आया है। पहले जैसे कंप्लेंट्स आती थी वो ऑक्सीजन से रिलेटेड आती थी, अब डिफरेंट जो चीजें, बाकी चीजें हैं, नॉन एसेंशियल थिंग्स हैं, उसके बारे में भी कुछ चीजें उठ रही हैं। तो उनको हम रेगुलर बेसिस पर उनको छोटे मसले हैं पेशेंट्स के, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल जी, एक चीज मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। अभी आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कल भी हमारे पास बाकायदा वीडियोस अवेलेबल हैं, या 4 से 5 लोग ऐसे जीएमसी के अंदर रहते हैं जिनको करीब 1-2 घंटों के अंदर, या फिर यूं कह लीजिए एक वार्ड में उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो जो इंतजामात हैं, जो आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो 80 से ज्यादा बेड्स जो आपने खुद भी जिक्र किया या हम देख पा रहे हैं, ऑफिशियल फिगर्स बताते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं, अभी खाली भी हैं, यानी कैपेसिटी है वहां पर। तो उनको क्या इस्तेमाल में फौरी तौर पर उस वक्त लाया जा रहा है जब पेशेंट को जरूरत पड़ रही है? क्योंकि बड़ा मामला यहां पर 4 से 5 लोग उस वक्त भी वेंटिलेटर की जब उन्हें जरूरत होती है या ऑक्सीजन की, लेकिन कमी महसूस होती है इस कोविड-19 की सिचुएशन में भी। मैं वही बताया आपको कि एक वहां पर जीएमसी जम्मू में हाई डिपेंडेंसी यूनिट एक तैयार किया गया है 34 बेड का। अगर आपको देखेंगे बहुत ही शानदार फैसिलिटी एक तैयार की गई है, उसको कल से चालू किया गया है। और जो ऑक्सीजन की कमी रही पिछले हफ्ते में, उसको भी दुरुस्त करने के लिए कई इकदाम उठाए गए हैं। मुझे लगता है कि अब ऑक्सीजन की सप्लाई भी काफी हद तक 99% स्ट्रीमलाइन हो गई है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर्स को भी से भी बात हुई है, जो पैरामेडिक्स थे उनसे बात हुई है, नर्सेज से बात हुई है, और जो इकदाम उनको उठाने चाहिए पेशेंट केयर के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, वो भी उठाए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से पूरी इंतजामिया पूरी कोशिश ये कर रहा है कि जो भी ग्रीवेंसेस पेशेंट्स की थी उनको रिजॉल्व किया जाए। बिल्कुल की जाएगी। ये पुलिस अथॉरिटीज से बात हो गई है कि ये जो एम्बुलेंसेज कुछ हमारे ऐसे अस्पताल हैं जम्मू कश्मीर में जिनके बाहर कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेज ये लगा देते हैं अपने एम्बुलेंसेज, और मरीजों को गुमराह करके अपने एम्बुलेंसेज में ले जाते हैं। तो ये हरकतें बंद हो जानी चाहिए। इसके लिए पुलिस वालों को कहा गया है कि अस्पतालों के बाहर ये प्राइवेट एम्बुलेंसेज का रहना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपकी तरफ हमारी सरकारी एम्बुलेंसेज का सवाल है, वो मैंने आपको बताया कि हमारी सरकारी एम्बुलेंसेज एडिक्वेट हैं। उसमें से 416 एम्बुलेंसेज जो हैं वो 102, 108 सेवा से जुड़ चुकी हैं, और बाकी भी एम्बुलेंसेज हमारे पास है मेडिकल कॉलेजेस में, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में जो एम्बुलेंसेज चल रही हैं। चलिए अब आपको लद्दाख की भी कुछ तस्वीरें बताते हैं, जहां पर मशरकी लद्दाख के अंदर सूरत हाल काफी कशीदा है और इस बीच फौज की तरफ से सरगर्मियां काफी तेज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब की गई हैं। पहले आपको साउंड बाइट सुनाते हैं, फौजी अफसरान क्या कुछ कहते हैं, और उसके बाद मजीद इस पर बात करने में सक्षम है। जय हिंद। तो आपको बताते चलें कि ये वो टैंक जिनका इस्तेमाल फौज के मुताबिक साल 1999 की जंग में भी पाकिस्तान के साथ होने वाली जंग में किया गया, जिनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी इन बालाई इलाकों में, और इन्हीं टैंकर्स का
जो कॉम्बैट में इस्तेमाल होते हैं, जो इन पहाड़ी इलाकों के अंदर भी, इन ऊंची हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़ इन वादियों के बीच में भी जिन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और इससे पहले भी जंग में इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इस बार भी ये टैंक जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ फौज की तरफ से ले जाने की तैयारियां चल रही थी। और आप देख पा रहे हैं कि उन इलाकों के अंदर जहां पर अक्सर व बेशतर मश्क जंग के वक्त देखी जाती थी, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की नजर आती है। और फौज की तरफ से जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके जदीद आलात को भी चीन के साथ लगने वाली सरहद पे पहुंचाया गया है। लेकिन ये वो टैंकर्स हैं या फिर बोफोर्स गन्स का भी इस्तेमाल होता रहा है। और इसी के बीच अब ये नए किस्म के जो टैंक्स हैं उनको नस्ब कर दिया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। फ्रंट लाइन ट्रूपर्स जो हैं उनको सबसे पहले इसके इस्तेमाल की इजाजत होगी। स्टोरेज होने के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने। जय हिंद। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेना का एक आधुनिक अंग है जिसके पास हर मौसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है। हाई मोबिलिटी, अम्युनिशन और मिसाइल स्टोरेज होने के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का गनर एक बहुत ही ट्रेन सोल्जर होता है जो अलग अलग तरह के आर्मामेंट को फायर करके की क्षमता रखता है। जय हिंद। जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम का इंजन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। फ्यूल और क्लाइमेट को देखा जाए तो इंजन की जो पुलिंग पावर है उसके ऊपर काफी असर पड़ता है। यहाँ का टेम्परेचर माइनस, ऑक्सीजन की कमी और फ्यूल की फ्रीजिंग होने के कारण फ्यूल की जो बर्निंग पॉइंट है उस पर काफी असर पड़ता है, जिससे फ्यूल क्या है काफी बंद होने में टाइम लेता है। इसलिए यहाँ पर 3 तरह का फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पास हर समय रिक्वायर्ड के मुताबिक स्टोरेज किया रहता है। साथ ही ये इक्विपमेंट अत्यधिक सर्दी और हर तरह के मौसम के अंदर ऑपरेशन करने में सक्षम है। जय हिंद। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो तस्वीरें लद्दाख से आपने देखी, लेकिन फौज की जहां तक कामकाज की बात है तो वादी कश्मीर के अंदर भी फौज की तरफ से इस वक्त अवाम के साथ बेहतर तालमेल और राब्ता बनाने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के अंदर जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक बार फिर सिविल इंतजामिया की इश्तराक से फौज की तरफ से 52 राष्ट्रीय राइफल्स ने यहाँ एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें खासतौर से ब्लड डोनेशन के इस कैंप में कई इलाकों से आने वाले नौजवानों ने खून का अतिया किया। फौज के एहलकारों ने सिविल डॉक्टर्स के साथ मिलकर इस कैंप को अंजाम दिया, जहां पर हजारों लोगों की जान बचाने के लिए फौज और सिविल इंतजामिया आगे आई। अभी तक हमारे पास 30 पॉइंट्स है। ये है जॉइंट ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय 52 RR एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। So today we are taking 52 points. We are taking care of this COVID-19 protocol. There is social distancing. We are using masks and sanitizers. Otherwise we can collect more points. But because of this COVID-19 and to maintain all those norms, COVID-19 social distancing norms, we are taking less points. And we will organize it every week and we will maintain this. All protocols will be maintained. तो अभी तक कितने लोग यहाँ पे आए जिन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया? Till now, we have taken 10-15 points and they are waiting. 15-20 people they are waiting. You can see them, they are waiting there. We should follow the protocols what are prescribed by the government, so we can control it. If we follow all those protocols, we can easily control it. में लगभग 20-25 अपने सिविलियन कैंडिडेट्स हैं जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं एंड आर्मी के हमारे 52 RR कैंप के 10 जवान हैं जो ब्लड डोनेशन के लिए आ जाए हैं यहाँ पे GMCH बारामूला में। मेरी यही अपील है पूरी आवाम को और इवन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के सारे जवानों के लिए भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लें, जैसे अपना मुंह कवर करके रखें जिसमें फेस मास्क का प्रॉपर यूज़ हो और प्रॉपर टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइज करते रहें सो दैट हम इस इन्फेक्शन को और ज़्यादा स्प्रेड होने से बचा सकें।
सयाहत का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को भी सयाहत के शोबे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और ये वही शोबा है जिस पर सबकी ज़्यादा नज़रें मरकूज रहती हैं और इसी शोबे से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या सबसे ज़्यादा पैसा भी वादी कश्मीर में आता है। लेकिन रवां बरस गुज़श्ता बरसों के मुकाबले काफ़ी कम इस वक्त तादाद नज़र आ रही है। और आपको बताते चलें कि आज गंडोला भी गुलमर्ग के अंदर ओपन कर दिया गया है। सयाहत का आलमी दिन ज़रूर है, लेकिन इन सब के बीच में इस बार सयाह नदारद नज़र आ रहे हैं। हुकूमती फैसले हों या हालात का असर हो, फिलहाल इस वक्त भी इन लोगों को इंतजार है तो गैर मुल्की सयाहों का बहुत कम तादाद में आज गुलमर्ग भी या दीगर इलाकों के अंदर सयाह पहुंचे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 500 से कम सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया। अच्छा फील कर रहे हैं, बट वी आर मेंटेनिंग ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कोविड में यूजुअली हमें करने चाहिए। तो उसके बाद ही हम लोग ने थोड़ा हिम्मत किया यहाँ पे आने का और इसीलिए वी आर मेंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस और दैट्स इट। Today is World Tourism Day. That's correct. So what's your message for people living outside, especially for Kashmir? For Kashmir, actually I don't have any words for them. It's just maintain the COVID rules and regulations, and you can actually enjoy the Kashmir Valley as much as you can because it's really totally natural and beautiful. How about the hospitality and how about the people of Kashmir? It's very good. It's pretty good. They are very caring and helping people. Feel sad because यहाँ पे यहाँ की जैसी beauty है we have not seen anywhere. We have gone down south also. So but this is something really different, and I think it's really sad कि यहाँ का जो tourism है इतना नहीं हो पाता because of the conditions. But I think people should come because the people here are really accommodating and welcoming. So what is your message for across world? Today's Tourism Day, yeah, and you're in Gulmarg, you're in Bhiwandi. Sadly we are into a COVID situation, but here I think it's quite normal, and if we maintain the SOPs, I think we can enjoy. So that's we should, if we take care of the basically. शुमाली कश्मीर के पटन में कायम अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की कमी से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ट्रॉमा अस्पताल में अगरचे जदीद मशीनरी मौजूद है, ताहम रेडियोलॉजिस्ट की अदम मौजूदगी की वजह से कई इलाकों से यहां पहुंचने वाले मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे अस्पताल में मशीन की सहूलत है, ताहम डॉक्टर की कमी के सबब उन्हें निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ रहा है, जहां महंगा इलाज उनके लिए एक और मुश्किलात का सबब बनता है। चलिए इस बीच आपको बताते चलें कि जहां पर कोविड-19 की वजह से सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, तो दूसरी तरफ सरहदी इलाकों में भी हालात काफी कशीदा है। लेकिन फौज भी लाइन ऑफ कंट्रोल तो अपनी जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तैयार नजर आ रही है। हर तरह से और हर समय मेंटेन रहे, ये हमारी कोशिश है। इसके साथ साथ क्रू की ट्रेनिंग और क्रू ड्रिल्स की रेडीनेस तो चलती ही रहेगी। आने वाला मौसम कठिन और सख्त क्यों ना हो, हमारा हर एक सोल्जर और इक्विपमेंट वेल प्रिपेयर्ड है। जय हिंद। तो खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला यूं ही जारी है। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.gulistannews.in। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।